मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। ये हमारा है दूसरा क्लास। दूसरा क्लास किस चीज़ का है? आप लोग बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी जो हम सीरीज शुरू किए हैं वो किस चीज़ का है? वो है आपके नर्सिंग के छात्रों के लिए। सबसे पहले हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर्स को शुरू किया, जिसमें हमने 2 क्लासेस पढ़ लिए हैं और मैंने आपको बोला था कि जिस चीज़ का हम एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे उसी चीज़ को हम फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में उसी चीज़ का हम फिर डिजीज़ पढ़ेंगे। आप चाहे बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं या फिर आप एएनएम कर रहे हो, सबके लिए ये चीज़ें हैं। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हम उस लेवल तक भी जाएंगे और क्या क्या सवाल किस किस एग्जाम में आते हैं हम उसको भी देखेंगे, हम उसको भी टच करेंगे। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट कर रहे हैं या फिर अगर आप बी फार्मा कर रहे हो, एम फार्मा कर रहे हो या फिर आप ड्रेसर का कोर्स कर रहे हो, रेडियोलॉजी आप कर रहे हो, माइक्रोबायोलॉजी से आप पढ़ रहे हो, तो उसमें भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर आप देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट में पैथोलॉजी भी होती है। लैब टेक्नीशियन का आप कोर्स कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन का अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो आप भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। आप इस लेक्चर को भी अटेंड कर सकते हैं क्योंकि आपको भी पैथोलॉजी में ये सारे डिजीज पढ़ने हैं। अब नर्सिंग का जो एग्जाम होता है उसमें आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है और एक होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2, 2 किताबें होती है। अब यहाँ पे हमें देखना ये है कि जिस चीज को हमने शुरू किया एनाटॉमी में हम उसी चीज को लेकर के आगे बढ़ेंगे। मतलब जितने भी डिजीज है हम सबको पढ़ डालेंगे एक साथ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर हमने किडनी स्टार्ट किया है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में तो किडनी में होने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। और पहला प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर लिया है और वो था क्लास 1 में। वो क्या था? किडनी में आपके स्टोन हो जाना, यानी कि रीनल कैल्कुलाई के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज है दूसरा क्लास और आज हम डिस्कस करने वाले हैं किडनी में होने वाले प्रॉब्लम के बारे में। मतलब किडनी में क्या क्या प्रॉब्लम हो जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, उस टॉपिक का नाम क्या है जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो मैं शुरू करूं? चलिए। मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सबका स्वागत है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस वाले लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके पेशाब में झाग आता है या फिर आपका पेशाब बहुत ज़्यादा ही एकदम डार्क कलर का है, एकदम लाल लाल दिखता है, या फिर आपको लगता है कि वो हल्का सा पिंकिश हो गया है, गुलाबी रंग का हो गया है, या फिर पेशाब में आपको जलन भी महसूस होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि पेशाब बहुत कम आ रहा है, पानी हम पीते हैं लेकिन पेशाब कम आता है, तो ये सारी समस्या होती है किडनी की समस्या है। तो आज के लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि ये जो शब्द है वो क्या है। अगर आपको लक्षण ये सब आ रहे हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया है, तो इसके अलावा और क्या क्या लक्षण आ सकता है। अगर आपको ये वाली समस्या है तो आप कैसे पहचानोगे कि हाँ मेरे अंदर किडनी है और आपको यही वाली दिक्कत है, पेशेंट को यही वाली दिक्कत है। क्यों हो जाता है ये, और अगर हो गया तो आप क्या करोगे? आपके पास पेशेंट आया, आप उसको भगा देंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं भगाएंगे। आप क्या करेंगे? आप टेस्ट करेंगे कंफर्म करने के लिए, या फिर आप बस सिम्टम को देखेंगे और फिर बोलेंगे कि नहीं नहीं तुमको यही वाली दिक्कत है, तुम दवाई खाओ जाओ। अगर उसके बॉडी में रिएक्शन हो गया तो आपका सर फोड़ देगा वो आकर के, है ना। उसके फैमिली वाले आएंगे, सब आ जाएंगे, डॉक्टर तक को नहीं छोड़ते हैं। मैनेजमेंट में लास्टली हम क्या करेंगे, जब हम कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ तुमको यही वाला दिक्कत है, तो उसके बाद हम दवाई देते हैं। तो सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, सारे चीज़ों को हम देखेंगे। अब होता क्या है, किडनी का एनाटॉमी जब आपने स्टार्ट किया होगा, जब पिछले लेक्चर में जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि किडनी का जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, चलिए हम पेन चेंज कर लेते हैं। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको जो हमने पढ़ा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलाई। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलाई। अब ये जो बाहर ब्राउन कलर का है ना, ये जो ब्राउन रंग का कप टाइप का बना हुआ है, अब आप सोचोगे कि किडनी तो हमारी होती है इस टाइप से, इस टाइप से हमारी किडनी होती है, लेकिन ये कैसे आ गया? किडनी ऐसी होती है, ऐसा कैसे दिख रहा है? किडनी होती ऐसे है, अगर हम बाहर से देखते हैं तो भैया होती ऐसे ही है, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इतनी बड़ी सी किडनी में ना इतना इतना कम से कम 1 से 2 मिलियन
इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। 1 से 2 मिलियन, मतलब आप बहुत ज़्यादा रिच हो, आप धनी हो, आपके पास लाखों में इस वाले स्ट्रक्चर की भरमार है। इसका मतलब है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। जिस तरह हमारे बॉडी का इकाई क्या है, बॉडी क्या चीज़ से बना हुआ है, कोशिका से मिल करके बॉडी बना हुआ है। तो पूरे बॉडी का इकाई क्या है, फंक्शनल यूनिट क्या है, पूरे बॉडी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, तो हमारे पूरे बॉडी का क्या है, सेल है, कोशिका है। एक एक कोशिका से मिल करके ये बॉडी बना हुआ है। जो आपको दिखता है लंबा है, जो छोटा है, जो मोटा है, जो बहुत ज़्यादा डार्क स्किन का है, सबके पास क्या है, सबके पास कोशिका है। तो किसी में भेदभाव करना है क्या, कि कोई भी किसी से अलग नहीं है। अब ये हो सकता है कि जो लंबा है उसके पास कोशिका की संख्या ज़्यादा हो, जो छोटा है उसके पास कोशिका की संख्या उससे कम हो। यहाँ पे ये वाली डिफरेंसेस आ सकती है। लेकिन आपका पूरा बॉडी क्या चीज़ से करके बना हुआ है, पूरा बॉडी आपका मिलकर के बना हुआ है इस कोशिका से। उसी तरह आपका किडनी देखने में ऐसा लगता है, लेकिन ये बना किस चीज से हुआ है, बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। और ये आगे जा करके आपका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का हो जाता है। किस टाइप का हो जाता है, आगे जाकर के इस टाइप का मुड़ जाता है, और फिर एक पाइप होता है, और उस पाइप में आपकी बॉडी की गंदगी जमा होती है बॉडी में। यानी कि आपके किडनी में ये वाला स्ट्रक्चर है, और यही स्ट्रक्चर आपके ब्लड को छानता है। ब्लड में जो भी यूजफुल चीज़ें हैं उसको ये बॉडी में वापस से भेज देता है, और अगर जो कि गंदगी है ब्लड में उसको छान करके आपके बॉडी से बाहर निकाल देता है। गंदगी क्या क्या होता है, यूरिया हो गया आपके बॉडी में, या फिर जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं वो हो गया। उसको मैंने आपको बताया है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लेक्चर में। तो इसमें हमें बस इतना जानना है कि ये जो किडनी है वो क्या करती है, आपके बॉडी में आपके ब्लड को छानती है। ब्लड को छान करके उसमें से गंदगी निकलता है, और वो पेशाब के माध्यम से, तो हम पेशाब नहीं बोलेंगे, हम मेडिकल के छात्र हैं, बहुत स्मार्ट है हम बोलेंगे यूरिया, ठीक है, या फिर यूरिन। तो वो आपके यूरिन को छान करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। अगर बॉडी से बाहर निकाल रहा है तो इसमें बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जिस तरह आपको चाहिए खाना, आपको चाहिए स्पाइसी पनीर चिली, आपको चाहिए तंदूरी रोटी, तो उसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, उसको बनाने में बहुत सारी चीज़ें लगती है ना। उसी तरह यहाँ पर इसको छानना है तो ऐसे ही छान देगा क्या, ऐसे नहीं छानेगा। अगर इसको छानना है तो ये पहले देखेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ सही है, क्या क्या चीज़ गलत है, क्या क्या चीज़ बॉडी यूज़ कर सकती है। ये थोड़ा और बच गया, जैसे पेस्ट अगर ख़त्म हो जाता है तो हम और इसको निकालते हैं ना, कैंची से काट देंगे, साइड से निकालेंगे, चाहे कुछ भी, शैम्पू ख़त्म हो गया, क्रीम ख़त्म हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम काट काट करके कोने कोने से निकाल करके यूज़ करते हैं कि हाँ थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसका इस्तेमाल हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पैसा बच जाएगा, क्योंकि हम इस घर से आते हैं जहाँ पे हमें एक एक चीज़ का मैनेजमेंट करना होता है। वैसे ही आपके पास बॉडी में किडनी है, और किडनी के अंदर है नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट करती है। आपकी बॉडी जब मैनेज कर रही है, एडजस्ट कर रही है, तो आप मेहनत के लिए एडजस्ट क्यों नहीं करते हैं। आप अभी एडजस्ट करो और बाद में जाकर के खूब अच्छे से जियो, खूब अच्छे से आप इंजॉय करें, तो जाकर के बाद में आपको लाइफ का मज़ा आएगा। कोई भी बीमारी अगर हो जाए तो किडनी आपकी बहुत ज़्यादा ही एडजस्ट करती है। तो इस कंडीशन में हमें किडनी से सीखना चाहिए। तो आपके पास है किडनी, किडनी के पास है बहुत सारे लाखों की संख्या में नेफ्रॉन, और ये नेफ्रॉन अंदर से इस तरह के होते हैं, और अंदर से इस वाले स्ट्रक्चर को हमने क्या सीखा था, जो ये गुचुर मुचुर सा है, जो गुचुर मुचुर सा स्ट्रक्चर है लाल लाल, उसको हम क्या बोलते हैं, बीच में जो है इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलाई। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलाई। अब इसी में सूजन हो जाता है, जिसको हमने क्या बोला है, जिसको हमने बोला है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्या बोला है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मैंने आपको क्या सिखाया था, जिस शब्द के लास्ट में यहाँ पे आइटिस लगा हो, क्या लगा हो, आइटिस लगा हो, ITIS, यानी कि उस अंग में सूजन है, तो वहाँ पे किडनी के पास जो ग्लोमेरुलाई है उसमें सूजन है, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे आइटिस लग गया, उसमें सूजन होगा अगर, तो हमें कैसे पता लगेगा। देखिए सबसे पहला बात यह कि अगर कभी भी सूजन होगा तो आपको आपके पेशाब में खून अपनी आंखों से देखने को मिलेगा। मतलब जब आप पेशाब करेंगे या फिर आप डब्बे में डालेंगे तो लगेगा कि कुछ लाल लाल सा है। जब आपकी आंखों से खून दिखने लगे, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके यूरिन में ब्लड होता है लेकिन आपको दिखता नहीं है, आपको टेस्ट में पता लगता है कि हाँ ब्लड भी था उसमें कुछ अमाउंट में, तो वो उसको हम कुछ नहीं बोलेंगे, उसको हम नॉर्मली बोलेंगे कि आपके पास क्या हो रहा है,
हेमेटूरिया हो रहा है, लेकिन आंख से आपको दिख रहा है कि आपके पेशाब में ब्लड है, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस हेमेटूरिया बोलते हैं। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए। कोई भी दिक्कत होता है टेलीग्राम पे जाकर के आप पूछ ले। और सबसे स्पेशल बात यह है कि 10 जो वीडियो है अलका मेडिकल क्लासेस ऐप पे जाकर के आप उसको देखें, आपके बॉडी के लिए, आपके लाइफ के लिए, और अगर आप नर्सिंग के छात्र हो तो आपके सिलेबस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए बहुत सीखने वाला बात होगा कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को जान रहे हैं जो कि आपको जानना चाहिए। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं होंगी जो मैंने उसमें बताया है, जाकर के आप देख सकते हो। और अलका मेडिकल क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और 299 में आपको वहाँ पे परचेस करना है। डू यू नो सीरीज़ है, सीरीज़ पहला सीरीज़ है, और दूसरे सीरीज़ में फिर हम धमाकेदार कुछ नया लेकर के आएंगे और तब आप अच्छे से पढ़ेंगे, तब आप अच्छे से देखेंगे कि आपको कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम वापस आते हैं। इसके अलावा प्रोटीनूरिया यानी कि आपके यूरिन में प्रोटीन की मात्रा भी होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीनूरिया बोलते हैं। और पूरे बॉडी में आपको सूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरे बॉडी में आपको सूजन हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जनरलाइज्ड एडिमा। एडिमा का मतलब है बॉडी में सूजन हो जाना। कभी कभी आपने देखा होगा, आप जब लंबे टाइम तक ट्रैवल करते हैं, बस में बैठते हैं, तो आपके पैरों में, आपके हाथों में सूजन हो जाता है। बहुत सी महिलाओं को ऐसा देखा गया कि जब वो सो करके उठती हैं तो उनकी आंखों के नीचे, आंखों के ऊपर पूरा फेस उनका सूजा हुआ रहता है, फेस में स्वेलिंग रहता है। तो वहाँ पे आपको समझना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अच्छा, हो सकता है कि इनको किडनी में दिक्कत हो। किडनी में कहाँ पे दिक्कत हो? आपके किडनी में, ग्लोमेरुलस में दिक्कत हो, वहाँ पे सूजन हो गया हो। मैं बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन जो आपको महसूस होता है, जो आपकी बॉडी आपको बताना चाह रही है, उसको आपको पहले सीखना है। तो पूरे बॉडी में सूजन हो सकता है, स्पेशली आपके आंखों के आसपास सूजन अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? पेरी ऑर्बिटल बोलेंगे। एंड अगर फेस में होगा तो फेशियल रीजन बोलेंगे। रीजन का मतलब होता है कि आपके फेस के आसपास सूजन होना, और आंखों के आसपास भी ऊपर नीचे सूजन हो जाना, आईलिड के पास सूजन हो जाना। ठीक है, स्पेशली यहाँ पे ज्यादा सूजन होता है। एजोटेमिया हो जाता है। अब एजोटेमिया तो शब्द आपको रिपोर्ट पे दिखेगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका मतलब क्या है? अगर कहीं पे भी डॉक्टर साहब ने ये लिख दिया है, या फिर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं हॉस्पिटल में और आपने देखा कि डॉक्टर ने लिख दिया है एजोटेमिया, मतलब पेशेंट को क्या दिक्कत है? पेशेंट के बॉडी में कहाँ पे? पेशेंट के ब्लड में यूरिया या फिर जो वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आपकी बॉडी में वेस्ट बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपका किडनी, हम ये मानेंगे कि सही से फिल्टर नहीं कर रहा है। ब्लड को सही से फिल्टर करता तो आपके ब्लड में ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। ठीक है, वहाँ पे यूरिक एसिड की मात्रा भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पेशेंट को भूख बहुत कम लगने लगता है। और एनोरेक्सिया का मतलब ये है कि पेशेंट ऐसा सोचेगा कि अगर वो खाएगा तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। देखिए, आप जब उसको देखेंगे तो उसको लगेगा कि, आपको लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा पतला, एकदम हड्डी हो गया है। हड्डी होने का मतलब है कि बहुत पतले पतले लोग होते हैं ना, मतलब आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, इस टाइप से उनकी पूरी हड्डी दिख रही है यार। मतलब सोचो कि आप अगर उनको बोलते हो कि कितने ज़्यादा पतले हो तुम, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो इतना मोटा हूँ, मैं अब क्या करूँ, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एनोरेक्सिया। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एनोरेक्सिया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। मेरी भी दोस्त एक ऐसी थी जिसकी मतलब हैबिट इतनी गंदी थी, वो बहुत कम खाती थी, बहुत ज़्यादा पतली थी, और अगर उसको आप बोल देंगे तो वो बोलेगी कि नहीं नहीं, मैं इतनी मोटी तो हूँ, अभी मुझे और पतला होना है। आप सोचो, इससे ज़्यादा पतला इंसान कितना ज़्यादा पतला होगा, मतलब कपड़ा भी सूट नहीं करेगा, सोचो आप। चलिए, उल्टी करने का मन करेगा, या फिर आपके बॉडी में और क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं? बुखार आपको लग सकता है, आपको ठंड लग सकता है बुखार के साथ, और आपके पेशाब का जो रंग है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। देखिए किस तरह, कोका कोला जैसा लग रहा है। अब ये मत बोलिएगा कि आप समझ आए आप क्या बोलना चाह रही मैं। यूरिन का जो रंग है, यूरिन में आपको झाग दिख सकता है, यूरिन में आपको ब्लड भी दिख सकता है। तो उसी को हमने क्या बोला है? उसी को हमने बोला है, क्या बोला है? उसको हमने बोला है यहाँ पर कि आपके यूरिन में फिर दिक्कत हो जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एनोरेक्सिया बोलेंगे। ये एक ऐसे डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को लगता है, जब वो शीशा देखेगा उसको लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा मोटा है। हम अगर उसको देखेंगे उसको लगेगा, हमें लगेगा कि बहुत ज़्यादा पतला है।
और पेशेंट को लगेगा बहुत ज़्यादा ही मोटा है और वजन कम करने की ज़रूरत है। नहीं होना चाहिए ऐसा बीमारी बिल्कुल भी। ओलिगुरिया हो सकता है, मतलब आपको पेशाब बहुत कम हो सकता है। ओलिगुरिया में क्या होता है कि पेशाब आपको कम आ रहा है, लेकिन अभी उतना ज़्यादा डेंजर वाला बात नहीं है, कम आ रहा है, हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आप पानी भी कम पीते तो आपको पेशाब जो है वो कम आता है। 400 ml पर डे से आपको पेशाब कम आ रहा है। एनुरिया में क्या होता है, इसमें जो पेशाब एकदम नाक के बराबर आता है, मतलब 100 ml भी पेशाब आप दिन भर में नहीं कर पाएंगे, उससे भी कम आता है, कभी कभी एकदम जीरो, पेशाब लगता ही नहीं पेशेंट को। उस स्थिति को हम बोलते हैं एनुरिया, ठीक है। और ये बहुत डेंजर वाली स्थिति होती है जब आपका जो किडनी है वो सही से आपके पूरे ब्लड को फिल्टर कर ही नहीं रहा है। जब फिल्टर नहीं कर रहा है इसका मतलब है तभी तो यूरिन पास नहीं हो रहा है, तभी तो यूरिन बन नहीं रहा है। यूरिन जब नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी में गंदगी होगा और आपके स्किन में रैशेस भी पड़ने लग सकते हैं, स्किन में आपको इरिटेशन होगा, खुजली होगा। मतलब समझिए कि जब भी आपके किडनी में कुछ ना कुछ दिक्कत होता है तो आपके स्किन पे रैशेस आपको दिखने शुरू हो जाते हैं, स्किन पे एलर्जी होना शुरू हो जाता है। तो ये सब बातों का ख्याल कौन रखेगा, आप रखोगे। आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। अब ये जो दिक्कत है, जो आपकी किडनी में ग्लोमेरुलस में जो सूजन है वो दो तरीके का होता है, एक अचानक से और एक लंबे टाइम से। अगर लंबे टाइम से ये वाली दिक्कत है तो फिर आपको जो धीरे धीरे करके बीपी ना हाई रहने लगेगा, बात बात पर आपको गुस्सा आएगा, कोई कुछ बोलेगा आपको तुरंत गुस्सा आ जाएगा, बीपी हाई है मेरा। हम बोलते हैं ना कि बीपी हाई है, मेरे से मुंह मत लगाओ, अभी बिल्कुल दूर हो जाओ। तो उस समय हम क्या बोलते हैं कि हाइपर टेंशन की कंडीशन में आप रहते हो, लेकिन वो क्या होता है, वो आपका हमेशा के लिए नहीं होता है। गुस्से की वजह से आपका बीपी हाई होता है, लेकिन आपका बॉडी बड़ा स्मार्ट है, उस समय आपका जो बीपी है वो स्लो भी कर देता है। लेकिन अगर बीपी हाई हमेशा रहे, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है बॉडी में दिक्कत है। और ऐसा कब होगा, जब किडनी के ग्लोमेरुलस में अगर लंबे टाइम तक सूजन है, ये वाली समस्या आपको है और लंबे टाइम से ये वाली समस्या डेवलप हो रही है, अचानक से नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में आपका बीपी हाई रहेगा। आपके लंग्स के आसपास पानी भर जाएगा। कहाँ पे पानी भरेगा, लंग्स के आसपास। कहाँ पे भरेगा, प्लूरल इफ्यूजन हम उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल इफ्यूजन। ये क्या होता है भैया, ये देखिए आपका जो लंग्स है ये है लंग्स, ओके, और इसके ऊपर भी है लंग्स, मतलब इसका ये है जो स्ट्रक्चर है। अब ये लेयर और ये लेयर दोनों के बीच में आप देखें ना, पर्पल लेयर के बीच में येलो येलो सा कुछ है। अब उसी लेयर को हम बोलते हैं पेराइटल कैविटी। क्या बोलते हैं, पेराइटल कैविटी। अब इसी कैविटी में पानी भर जाता है तो आपको खांसी भी आएगा। जब खांसी आएगा तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि कफ बन रहा है, कफ सही से बाहर भी नहीं निकल पाएगा और आप सांस जल्दी जल्दी लेंगे, क्योंकि आपके यहाँ फेफड़ा में ना पानी भरा हुआ है, तो सांस लेने में आपको दिक्कत महसूस होगा। कोई अगर खेल खेल में आपका मुंह दबा दे, आपसे सांस लिया जाएगा ही नहीं, आपका दम घुटने लगेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। लंग्स का जब हम पढ़ेंगे ना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो उसमें हम ये चीज पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा होता है एसाइटस। एसाइटस में क्या होता है, अगर हम इस टाइप से खड़े रहेंगे तो फिर हमारा जो पूरा सिस्टम है, पूरा जो ऑर्गन है वो एक थैली में बंद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ पे आपका पेट होगा, आंत होगा, जो भी चीज़ें हैं ये देखिए यहाँ पे पूरा बंद है थैली में। अब इसी थैली को हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल लेयर बोलते हैं, पेरिटोनियम का लेयर बोलते हैं। अब ये लेयर भी यहाँ पे दो तरीके से होता है, एक पतला सा और लेयर इसके अंदर में होता है, यानी कि प्रोटेक्शन देता है हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी ऑर्गन है सबको। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बीच में पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। अगर आपके पेट में आपका जो ऑर्गन सब है, अब उसमें ये पूरे में पानी भर गया, इस टाइप से पानी भर गया, पूरा बॉडी फूलने लगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एसाइटस। ठीक है, क्या बोलेंगे, एसाइटस बोलेंगे। तो वो वाली कंडीशन भी आ सकती है जब आपके पूरे शरीर में पानी भरने लगे। अब आपको उल्टी करने का मन हो सकता है, उसको हम क्या बोलते, जब मन होता है कोई चीज़ का तो हम क्या बोलेंगे, उल्टी करने का मन होता है, उसको हम बोलते हैं नौजिया। अगर उल्टी हो गया तो उसको हम बोलते हैं वॉमिटिंग। याद रहेगा, मैं पूछूंगी आपसे टेलीग्राम पे। आप अच्छे से पढ़ाई करो और आपको अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में जीवन है, आपके हाथों में जीवन है। ठीक है, चलिए अब हमने इतना समझ लिया कि ये सब चीज़ें हो जाती हैं। हो कैसे जाती हैं, अब ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे लक्षण देखने को मिल गए हैं, अब क्या करना है, अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिर हुआ तो हुआ क्यों, है ना।
हुआ इसलिए कि अगर आपके बॉडी में कभी भी कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि कोई बच्चा है और उसको इस टाइप का इन्फेक्शन हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, अक्सर बच्चों को ऐसा हो जाता है ना, यहाँ पे होंठ के आसपास देख रहे हैं, यहाँ पे नाक के आसपास, इसको हम बोलते हैं इम्पेटिगो। क्या बोलते हैं? इम्पेटिगो। चलिए मैं फिर से, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्या हो गया ये, इम्पेटिगो। अब ये जो इम्पेटिगो है इसको हम बोलते हैं स्कूल सोर्स। अक्सर ये बच्चों में हो जाता है और इस इन्फेक्शन की वजह से भी बच्चों को ये वाली दिक्कत हो सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा अगर आपके पूरे बॉडी में स्वेलिंग इस टाइप से रहे तब ऐसा हो सकता है। और सबसे मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि अगर आपके बॉडी में ग्रुप ए हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकॉकल अगर इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। गले में अगर खराश है उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। गले में क्या होती है, फेरिंग्स भी होता है, तो अगर उसमें इन्फ्लामेशन है उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। मोस्टली क्या होता है, सबसे मेन कॉज क्या है, सबसे मेन कॉज है वही वाली बैक्टीरिया आपका हो गया ग्रुप ए हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकॉकल जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से ऐसा दिक्कत हो सकता है। और मेनली और क्या दिक्कत हो सकता है, जब आपका इम्यून सिस्टम में कुछ रिएक्शन हो जाता है, मतलब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है और आपका इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शन से फाइट करने की कोशिश करता है और साथ में बॉडी में रिएक्शंस होना शुरू हो जाता है, या फिर आपका बॉडी खुद ही आपकी ऑर्गन को फिर डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसकी वजह से फिर एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों में कलेश होता है। अगर बाहर से कोई इन्फेक्शन आया तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंटीजन बोलेंगे। बॉडी में जो हमारा बॉडी बनाता है फाइट के लिए वो क्या होता है, वो होता है एंटीबॉडी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों में कलेश हो जाता है। जब कलेश होता है तो बॉडी में आपको बुखार लगेगा, ठंड लगेगा। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। बहुत चीज़ें आसान है लेकिन इसको और अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। तो आप मेहनत को बस करते रहिए, मेहनत आपको नहीं छोड़ना है। ये शायद आपको बहुत से लोगों को, बहुत से बच्चों को ये शायद मुश्किल लगे, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि एक टाइम के बाद आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेंगी। अभी शायद हो सकता है कि मुश्किल लगेगा लेकिन आपको आसान लगेगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको मैं ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान बना दूंगी। बस आप ट्रस्ट कीजिए और पढ़ते रहिए। बहुत से लोग होते हैं ना ऐसे जो पूछते हैं कि मेडिकल लाइन में हो आखिर पढ़ते कैसे होगे। मेडिकल लाइन में पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है। मैं तो नहीं ले रहा इस सब्जेक्ट्स को, लेकिन आप सोचो कि अगर आपने लिया है तो बहुत बहुत ज़्यादा जिगर है आपके पास। बस उसको ये चीज़ें बोलनी है कि ख्वाहिशों का कैदी हूँ, मुझे हकीकतें सज़ा देती है, आसान चीज़ों का शौक़ नहीं, मुझे मुश्किलें मज़ा देती है। बस उसको ये लाइन बोल दो, वो खुद पे खुद समझ जाएगा। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया कि बॉडी आपको क्या क्या बताएगा और साथ में क्यों हो जाता है, बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है। कभी कभी वो अगर आपके स्किन में इन्फेक्शन हो या फिर आपके गले में इन्फेक्शन हो उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। सारी दिक्कतें हो जाती है, इसकी वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये बस कारण है। अगर ऐसा हो जाए तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको पेशेंट का यूरिन चेक करना है। उसको बोलना है सुबह सुबह जब आप उठते हो तो उठ करके आप पेशाब को एक डिब्बी में डालें और जा करके उसको लैब में दे। लैब जो टेस्ट आएगा उसमें आप देखेंगे अगर उस बंदे को सही में, अगर उस बंदी को सही में प्रॉब्लम है ये वाली, तो उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है यूरिन का वो बढ़ा हुआ रहेगा। अब सवाल यहाँ पे दिमाग में ये आता है कि भैया स्पेसिफिक ग्रेविटी आखिर है क्या, ये क्या है, दिमाग के पल्ले नहीं पड़ रहा है। यूरिन है आपका, पेशाब है, उस पेशाब में, उस यूरिन में कितना मात्रा पानी का है और कितना मात्रा यूरिया है और जो भी वेस्ट है वो है, दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। और नॉर्मल जो हमारा होता है 1.005 से 1.030 तक आपका नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ा हुआ रहा तो तुरंत में घंटी आपके दिमाग में बजना चाहिए कि हाँ ये आपके किडनी में समस्या हो सकता है। ठीक है, पहला तो हमने, चलो पहला पड़ाव हमने पार कर लिया। दूसरा हमें क्या देखना है, दूसरा हमें देखना है कि उसके ब्लड में क्या बढ़ा हुआ रहेगा, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ रहेगा, ASLO। ये क्या है, जब आप उसका ब्लड टेस्ट करेंगे तो बॉडी में क्या आया है, बैक्टीरिया आया है, बॉडी में स्ट्रेप्टोकोकस का बैक्टीरिया आया है। मतलब जो हमारा बॉडी है
उसके अंदर वो जो बैक्टीरिया जब आपको नुकसान पहुंचाएगा, काम करेगा बॉडी में आकर के, मतलब यूँ घूमने फिरने तो वो आया नहीं है, वो आपको नुकसान पहुंचाने आया है, तो वो आपकी बॉडी में नुकसान पहुंचा करके ही रहेगा, पहुंचा करके ही दम लेगा। तो उस जब वो दम दिखाएगा तो उस टाइम में उससे एक सबूत छूट जाएगा। मतलब वो वाली बैक्टीरिया क्या छोड़ती है अपने बॉडी से, ये आपकी बॉडी में स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर होगा उस बैक्टीरिया का, और उस बैक्टीरिया के इस वाले चीज़ को फाइट करने के लिए हमारा जो बॉडी है क्या बनाएगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। उस एंटीबॉडी का नाम क्या होगा, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर। मतलब आपके बॉडी में बॉडी रिएक्शन दे रही है, जैसे कोई किसी को गाली देता है तो बदले में गाली भी आती है वापस। तो यहाँ पे बाहर से इन्फेक्शन आया है, बैक्टीरिया अपने साथ ये वाली चीज़ों को लेकर के आया है, तो उसके खिलाफ बॉडी क्या बनाया, एंटी, यहाँ पे एंटी लग गया ना, बॉडी बना रहा है, बॉडी एंटीबॉडी बना लिया। ठीक है, तो आपके ब्लड में ये वाली चीज़ बढ़ी हुई आपको दिखेगी। तो आपके पास दो सबूत अब आ गए कि हाँ ये सबूत है, ये सबूत है। पहला सबूत आपका यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ा हुआ है, और दूसरा ये भी बढ़ा हुआ है, मतलब दिमाग में अब आ रहा है बात। अच्छा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के चांसेस लग रहे हैं, अभी भी हम कंफर्म नहीं है, ठीक है। अब तीसरा और हम सबूत इकट्ठा करेंगे, CRP, बॉडी में सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा हुआ रहेगा। कभी भी बॉडी में अगर इन्फेक्शन होता है या फिर अचानक से सूजन होता है, इसका कारण क्या होता है, इसका कारण सिर्फ एक ही है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है। जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है तो उस टाइम में आपकी बॉडी में सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो बढ़ा हुआ रहता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन हो। तो आपके पास ये तीसरा सबूत आ गया, तो आपके दिमाग की घंटी फिर से बज गई कि मेरे पास 3 सबूत आ गए, मतलब ये तीसरा सबूत आ गया। चौथा क्या हुआ कि आपके ब्लड में और आपके यूरिन में आप देखेंगे, यूरिन तो हमने देख लिया, ब्लड में BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड में यूरिया भी ज़्यादा है, ब्लड में नाइट्रोजन भी ज़्यादा है। ये क्या है, ये है आपका वेस्ट जिसको आपके बॉडी से बाहर निकलना था लेकिन नहीं निकल पा रहा है। मतलब क्या है, किडनी सही से काम नहीं कर रही है, किडनी अभी काम चोरी कर रही है या फिर किडनी बीमार है। दोनों कंडीशन में आपका ये वाला जो BUN है वो बढ़ा हुआ रहेगा। तो आपके दिमाग में चौथी बार घंटी बजेगी कि अच्छा 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 ये किस चीज़ का केस है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का केस है। जब ऐसा है तो अब क्या करना है, बैक्टीरिया वाला इन्फेक्शन है, तो जब बैक्टीरिया वाला इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक देंगे। क्यों, क्योंकि वो बैक्टीरिया है। अगर वायरल वाला इन्फेक्शन होता तो हम क्या देते, वायरस का अगर इन्फेक्शन बॉडी में आता तो हम एंटीवायरल वाली दवा देते। तो उसमें है पेनिसिलिन आप दे सकते हैं, स्टेरॉइड्स आप पेशेंट को दे सकते हैं। साथ में पेशेंट को जो भी खाना देना है उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होना चाहिए, सोडियम पोटेशियम उसमें नहीं होना चाहिए। पेशेंट का वेट डेली सेम टाइम पर सेम कपड़े पहना करके सेम जगह पे आपको चेक करना है। डेली आपको पेशेंट का वज़न मापना है कि पेशेंट का वज़न में कोई गड़बड़ी तो नहीं आ रही है, इसलिए मैंने बोला है सेम टाइम पर आपको डेली और सेम कपड़े पहना करके पेशेंट का आपको वजन चेक करना है। अब होता क्या है, अगर आपको ये वाली दिक्कत है तो और क्या क्या सा खतरा बन सकता है, क्या क्या सा खतरा बनेगा। देखिए कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हो सकते हैं, इसीलिए आपको इलाज चाहिए। आपको जाना है डॉक्टर के पास और बोलना है कि मेरे पास जो पेशेंट आया है ना, आप अगर इंटर्नशिप कर रहे हैं और आप बोल रहे हो कि आप चाहे नर्सेज भी हैं या फिर आप MBBS भी कर रहे हैं, तो इंटर्नशिप होती है, नर्सेज है या फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट है तो आपको ड्यूटी लगता है हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे जो नर्सेज होंगी उसके दिमाग में घंटी बजाना 4 बार। जब आपने देखा कि हाँ पेशेंट को ये वाली दिक्कत है, जा करके आप डॉक्टर को क्या बोलेंगे कि हो सकता है कि इनको रीनल फेलियर हो जाए, मतलब किडनी में दिक्कत हो जाए, किडनी फेल कर जाए। अगर ऐसा चलता रहा तो पेशेंट को आप समझाओगे अच्छे से, शांति से, बहुत ही प्यार से उनको समझाना है कि अगर आपने इलाज नहीं लिया तो आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपके दिल पे असर पड़ेगा, आपका हार्ट फेल हो सकता है, आपके लंग्स में पानी भर जाएगा, फिर आप खांसते रहोगे। अगर एक ओल्ड लेडी है वहाँ पे बैठी हुई और उसको ये वाली दिक्कत है तो आप उनको बोलो पोते का मुंह देखना है कि नहीं देखना है, पोती का शादी देखना है कि नहीं देखना है, तो वो खुद ही मान जाएंगे कि हाँ इलाज तो ज़रूरी है। तो थोड़ा सा आप इस तरीके से भी उनको एजुकेट करें कि अगर आपके फेफड़े में पानी बनता है तो आपको खांसी हमेशा होगा, आपको कफ बनेगा, आपका दम घुटेगा, और साथ में आपका जो BP है और सर में दर्द इतना रहेगा और आपका BP भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, मतलब बात बात पर गुस्सा आएगा। आप उनको बोलो
कि बात बात पर आप गुस्सा करेंगी, अच्छा लगेगा, सब आपको प्यार फिर नहीं करेंगे, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर किडनी में क्या हो जाए, किडनी के ग्लोमेरुलस में अगर सूजन हो जाए तो ये सारी दिक्कतें हो सकती है। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि अगर कोई भी दिक्कत है तो आप फिर बिल्कुल भी कोताही ना बरते। आप ये मान करके चले कि आपका बॉडी है, ये आपका धन है, उसके बाद जो कैश में जो हमारे पास पैसे होते हैं ना, वो सेकेंडरी मैटर है। सबसे पहला आपका हेल्थ है, उसके बाद वो सेकंड नंबर पे आता है। पहले इसको बनाइए और फिर उसको बनाइए। जब पैसे आएंगे तो पैसे जब भी आपके पास पैसे आते हैं तो हेल्थ के बारे में सबसे पहले आप सोचा कीजिए। चाहे आप बदन पे कपड़ा एक पहन रहे हो, दो पहन रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बॉडी में अगर एक छोटा सा इन्फेक्शन भी आ गया है तो उसको आप इग्नोर ना करें। मैं समझती हूँ, मैंने आपको बता दिया है और उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब सीख रहे होंगे। क्वेश्चंस भी हम टच करेंगे। क्वेश्चंस में क्या होता है कि यहाँ पे आपको ये पूछा जाएगा कि जो इसमें इन्फेक्शन होता है तो उसका नाम क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। और यहाँ पे जो एक्यूट इन्फेक्शन होता है, मतलब अचानक से इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरिया वाला इन्फेक्शन लगा तो 2 से 3 हफ्तों के बाद आपको एक्यूट हो जाता है, और क्रॉनिक जो होता है वो बहुत लंबे टाइम से फिर आपकी बॉडी में डेवलप करता है। तो जो एक्यूट वाला होता है, क्या उसमें पेशाब आना अचानक से बंद हो जाता है? ऐसा नहीं होता है। तो पॉलीयूरिया का कंडीशन अचानक से नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। नोट्स आपको अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मांग सकते हैं, नहीं तो ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पूरी तरह से लिख करके ही बता दिया है। आप अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाइए और अच्छे से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। कल होगा आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का लेक्चर शाम में 6 बजे। एक दिन आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का लेक्चर होता है और फिर अगले दिन आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का लेक्चर होता है। तो दोनों मैं बैलेंस करके चल रही हूँ और आप भी अच्छे से चलोगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से सीखोगे और बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे। चलिए, तो स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।